नमस्कार छात्र छात्राओं, द्वितीय वर्ष भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र आर्थिक भूगोल में आज हम कृषि पर चर्चा कर रहे हैं और कृषि में आज हम उसको प्रभावित करने वाले कारक यानी वो फैक्टर्स जो एग्रीकल्चर पर इफेक्ट डालते हैं या जिससे एग्रीकल्चर इफेक्टेड होती है, जिसका प्रभाव एग्रीकल्चर में पड़ता है, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो कारक एग्रीकल्चर को प्रभावित करता है वो है फिजिकल फैक्टर्स यानी भौतिक कारक। अब भौतिक कारक यानी सीधी सीधी कृषि दो चीजों से जुड़ती है। उसमें सबसे पहली जिससे कृषि जुड़ती है वो है मिट्टी, यानी जिस खेत जमीन पर आप खेती कर रहे हैं उसकी मिट्टी, उसका ढाल और उसका उपजाऊपन या उसकी जो क्वालिटी है जहाँ आप में काम करना चाहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे हम पश्चिमी राजस्थान का एक एग्जांपल लेते हैं। पश्चिमी राजस्थान एक रेतीली क्षेत्र है। मिट्टी का अगर देखा जाए तो रेत वाली मिट्टी है, चिपचिका या मिट्टी नहीं है। परंतु यदि आप उस मिट्टी पर पानी डालेंगे तो वो मिट्टी उर्वरक हो जाती है और वो खेती करने लायक हो जाती है। कई जगहों पर जहाँ पर खारी, नमकीन मिट्टी या क्षारीय मिट्टी मिलती है वहां पर आप खेती नहीं कर सकते। तो जो मिट्टी है वो उसकी क्वालिटी या मिट्टी का उपजाऊपन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई बार कुछ खास फसलें जो कुछ विशेष प्रकार के पोषक तत्व जैसे फॉस्फेट, नाइट्रोजन की या ह्यूमस की मात्रा की आवश्यकता होती है, वहां पर मिट्टी की उर्वरकता विशेष महत्व रखती है। हालांकि आजकल हम इतने रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं कि हम मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरकता पर तो बहुत कम ही निर्भर कर रहे हैं और हम अधिकतर रासायनिक तत्वों के आधार पर ही खेती कर रहे हैं। अब इस स्थिति के अंदर मिट्टी की उर्वरकता बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती, परंतु फिर भी अगर हम मिट्टी पर ध्यान नहीं देते, अगर हम मिट्टी की उर्वरकता नहीं बनाकर रखते हैं या उसको नुकसान पहुंचाते हैं तो खेती के अयोग्य मिट्टी या जमीन हो जाती है। दूसरी चीज आती है ढाल यानी भूमि की प्रवृत्ति। सबसे अच्छा जो क्षेत्र माना जाता है खेती के लिए वो है मैदान। मैदानों को आदर्श माना जाता है खेती करने के लिए। समतल जमीन पर खेती करना और उसका आगे सारे कार्य करना खेती से संबंधित बहुत आसान होते हैं, तो समय से अब ज्यादा बेहतर स्थान है। पठारी और पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी खेती करना थोड़ा मुश्किल है, परंतु जहाँ भूमि का अभाव है वहाँ इन क्षेत्रों में भी खेती की जा रही है। यहाँ पे जो नदी घाटी क्षेत्र है वो तो बहुत अच्छे रहते हैं, परंतु ढलवा क्षेत्रों पर आपको उर्वरकता की समस्या और मिट्टी के कणों का मोटापन की समस्या बड़े पैमाने पर आती है। तो समतल भूमि जो तटीय इलाकों पर या मैदानी इलाकों में मिलती है वो सबसे बेहतरीन है। उसके बाद पठारों और उसके लास्ट में पर्वतों का नंबर आता है। तो पर्वतों पर भी कई क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती द्वारा खेती की जाती है। फिर आता है जलवायु दशा। हर फसल को अलग प्रकार का तापमान, अलग प्रकार की आर्द्रता चाहिए होती है और वो बहुत आवश्यक है। पानी की मात्रा तो हम कम ज्यादा करके पूर्ति कर ही लेते हैं, यानी सिंचाई के द्वारा पानी दे देंगे। अगर पानी ज्यादा आ रहा है तो हम सिंचाई का उपयोग कर लेंगे और सिंचाई के द्वारा फसल उगा लेंगे। परंतु तापमान एक ऐसी चीज है जिसको हम बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और तापमान जो रिक्वायर्ड होता है फसल बोने के समय, पकने के समय, कटने के समय, वो विशेषकर फसलों के लिए उपयोगी है। कई सारे जो ध्रुवीय क्षेत्रों के या ध्रुव के आसपास वाले जो क्षेत्र है वो वर्ष में कुछ ही समय ऐसा होता है जहाँ पर पारा शून्य के नीचे जाता है। ऐसी स्थिति में वहां पर तापमान फसल पकने लायक नहीं बन पाता है और फसलें उगाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी जगहों पर कम समय में यानी 3 महीने में ही पक जाने वाली फसलें ही ली जाती है, जिनसे जल्दी ही खेती का काम पूरा कर लिया जाए और बर्फ पड़ने से पहले खेती का कार्य समाप्त कर लिया जाए। कुछ फलों की फसलें ऐसी भी हैं जो बर्फ के साथ भी उग जाती हैं, तो उनका अलग स्थिति रहती है। अब ऐसी स्थिति के अंदर अलग-अलग जगहों पर तापमान की आवश्यकता फसल को निर्धारित करती है। तापमान के हिसाब से फसलें निर्धारित होती हैं। आजकल जैसे हम ग्रीन हाउस खेती कर रहे हैं, यानी टेंट बनाकर या कांच के घर बनाकर उसके अंदर खेती करते हैं जिससे हम तापमान को नियंत्रित कर पाते हैं। परंतु यह काम बड़े पैमाने पर नहीं किया जा सकता। छोटे पैमाने पर फल फूल उगाने के लिए तो हम ये काम कर सकते हैं, परंतु अनाज दलहन और तिलहन की विस्तृत खेती के लिए इस प्रकार की कृषि नहीं की जा सकती। ये सिर्फ वही संभव है जहाँ पर बहुत ज्यादा क्लाइमेट एडवर्स रहता है या फिर जहाँ पर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बच जाता है, आपको इसी तरह से अपना काम करना होता है। इसके बाद जो चीज फिजिकल एनवायरनमेंट यानी जलवायु, मिट्टी का ढाल और मिट्टी की क्वालिटी के बाद जो चीज सबसे ज्यादा इसे इफेक्ट करती है वो है आर्थिक घटक। आर्थिक घटक यानी अर्थव्यवस्था जो एग्रीकल्चर को प्रभावित करती है। एक तो सबसे बड़ी बात एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये है कि एग्रीकल्चर एक लाइवलीहुड भी है। न केवल ये हमारी खाने की आवश्यकता को पूरी करती है बल्कि जीविकोपार्जन का साधन भी है। तो जीविकोपार्जन के
जहाँ पर दूसरे जीविकोपार्जन के साधन बेहतर रहते हैं, वहाँ पर लोग उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और जहाँ एग्रीकल्चर की ज़मीन या एग्रीकल्चर लाइक ज़मीन या एग्रीकल्चर की कंडीशंस बेटर होती है, वहाँ लोग एग्रीकल्चर को प्रेफरेंस देते हैं। जब हम कोई चीज़ की उगाते हैं खेती, तो हम उस खेती की फसल को बेचना भी पड़ता है, यानी हमें उसका बाजार चाहिए। बाजार के लिए आसपास जनसंख्या का होना ज़रूरी है। तो यदि आपके पास आसपास जनसंख्या है, तो उससे आपको उसका बाजार मिल जाता है। आप भी जानते हैं कई बार इकट्ठी फसलों की आवक होने से फसलें सस्ती हो जाती हैं, और जब फसलों की आवक कम होती है तो फसलों के भाव ऊपर चले जाते हैं। तो इस तरह से बाजार के द्वारा भी फसलों का व्यापार निर्धारित होता है, और फसलों का लाभ और हानि बाजार निर्धारित करता है। यातायात के साधन आज के समय में बहुत ज़रूरी हो गए हैं, क्योंकि आज आपको फसलों के उगाने के लिए चीज़ें लेके आना और अपनी फसल को वापस बाजार तक पहुंचाने के लिए यातायात के पर्याप्त साधनों की आवश्यकता होती है। श्रम पूर्ति अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की है। जहाँ विस्तृत खेती की जाती है, वहाँ 1 से 2 लोग 2-5 हज़ार हेक्टेयर क्षेत्र में आराम से खेती कर लेते हैं, या 2 लोगों से 8 से 10 हज़ार हेक्टेयर के फॉर्म भी आसानी से मैनेजेबल हो पाते हैं। परंतु जहाँ पर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास आर्थिक स्थिति नहीं है, या आप अधिक फसल नहीं उगा पा रहे हैं, आपके पास जमीन की कमी है, वहां पर आपको श्रम शक्ति पर ही निर्भर रहना पड़ता है। कई फसलें, जैसे आप कपास की फसल ले लो, रबर की फसल ले लो, चाय की, कई सारी फसलें ऐसी होती हैं जो पूर्ण रूप से श्रम शक्ति पर निर्भर करती हैं, यानी उसमें सीधी मनुष्य श्रम की आवश्यकता होती है, वो मशीनों के द्वारा मैनेजेबल नहीं होती। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। पूँजी, क्योंकि आजकल खेती ऐसा नहीं है कि आपने पिछली फसल उगा ली, उससे 5 किलो अनाज बचा के रख लिया था, अगली बार उसी 5 किलो अनाज को आपने अपने हल-बैल से ज़मीन जोती और उस अनाज को बिखेर दिया, फिर से एक फसल हो गई, उसमें से 5 किलो बाकी आपने खाने को छोड़ दिया, 5 किलो को रख लिया अगली फसल के लिए। आजकल अगर आप फसल उगाते हैं, तो आपको संकर बीज लाने हैं, उसके लिए बराबर खाद लानी है, अगर उसमें कीड़ा लगता है तो उसमें रसायनों का छिड़काव करना है, और उसके अंदर सिंचाई करनी है तो उसके आपको तो डीजल चाहिए, जैसे आप अपना पंप चला सकें, या फिर आपको वो चाहिए, बिजली चाहिए, जिससे आप अपनी मोटर चलाकर अपना काम कर सकें। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको पर्याप्त पैसों की ज़रूरत पड़ती है, और यदि आपके पास पर्याप्त घरेलू श्रम नहीं है, तो आपको बाहर से श्रमिक भी लेने पड़ते हैं, जिसका पेमेंट भी आपको करना पड़ता है। तो एक श्रम आधारित चीज़ हो चुकी है। और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट, जैसे कि अभी एजुकेशन चल रहा है गवर्नमेंट और किसानों के बीच में, गवर्नमेंट की पॉलिसीज एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हालांकि हर देश के अंदर एग्रीकल्चर एक्टिविटी एक सब्सिडाइज एक्टिविटी मानी जाती है, यानी सरकार उसको चलाने और उसको बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं अपनी तरफ से सहायता देती है, और उसके पोषण में मदद करती है। इसका बड़ा बड़ा कारण है कि एग्रीकल्चर हमारे खाद्यान्नों और हमारे उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता पूरी करता है, और एक मूल कार्य है जिस पर बाकी सारे कार्य निर्भर करते हैं। यानी अगर आप एग्रीकल्चर से अच्छा कर पाते हैं, तो न केवल आप अपने खाद्यान्नों को लेकर सेल्फ डिपेंड हो पाते हैं, बल्कि आपकी इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी काफी चीजें आपको उपलब्ध हो जाती हैं। तो हमेशा सरकार सब्सिडाइज एटीट्यूड रखती है, परंतु फिर भी सरकार की नीतियां बदलती रहती है, और कई बार किसी फसल को ज्यादा महत्व, किसी को कम महत्व देने की वजह से एग्रीकल्चर में इसका प्रभाव सीधा नजर आने लगा है। इसके बाद जो आता है वो है सामाजिक घटक, और सामाजिक घटक इम्पॉर्टेंट ज़्यादातर एशियाई देशों के अंदर है, जहाँ पर रूरल इकोनॉमी है, और रूरल इकोनॉमी ज़्यादातर एग्रीकल्चर को प्रेफरेंस देती है, और वहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत इजीली हो जाती है। वहीं जहाँ पर अर्बन इकोनॉमी है, जहाँ पर अर्बनाइजेशन ज़्यादा है, यूरोप में, अमेरिका में, वहाँ पर एग्रीकल्चर एक बहुत ज़्यादा डिग्रेडेड काम समझा जाता है, और लोग उसमें जुड़ना और उसमें चलाना मुश्किल समझते हैं। ज़्यादातर जो फार्म के मालिक हैं वो सीधा काम नहीं करते, बल्कि कुछ पेड लेबर्स द्वारा एग्रीकल्चर करवाते हैं, और उसको एज ए बिजनेस की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो सामाजिक व्यवस्था का भी बहुत बड़ा योगदान है एग्रीकल्चर में, और पारिवारिक व्यवस्था जहाँ पर ज़्यादा है, वहाँ पर एग्रीकल्चर ज़्यादा फ्लरिश करती है, क्योंकि एग्रीकल्चर को श्रम शक्ति का बहुत ज़रूरत होती है, और पेड श्रम शक्ति अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर की कॉस्ट बढ़ती ही चली जाती है। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर को इफ़ेक्ट करती है। इसके अलावा कई जगह पर मौसमी बीमारियाँ, कीड़े, कई तरह की दूसरी समस्याएँ, कई बार हवाओं का, तूफ़ान की आना, इस बाढ़ आना बार-बार, ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट एग्रीकल्चर पर होता है, और इन सब चीज़ों से एग्रीकल्चर को बचाना और उसको आगे बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये हमारा कुल मिलाकर एग्रीकल्चर पर थोड़ा-सा
डिस्कशन था। अगली कक्षा में हम आर्थिक भूगोल के दूसरे मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।